नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। कुछ रफ्तार इतनी तेज हो गई है, खास करके पॉलिटिकल इवेंट्स की, कि उसके साथ जरा चलना बहुत बहुत तेजी से घटना चक्र चल रहा है। अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की विजिट इस समय हंगामा मचाए हुए है। वो रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज बेबाकी से बोल रहे हैं कि एक अलग देश में उबाल आया हुआ है। खाप पंचायतें अपनी ताल ठोक रही हैं। मणिपुर की एक के सामने गंभीर समस्या है और उसका कोई फिलहाल तो हल नजर नहीं। अमित शाह गए थे, उसको कहे हैं कि भाई कुछ दिन में हल करेंगे। और इन सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो सबसे जहां से शुरू हुआ, पिछले रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। मोदी जी ने उसमें सिंगोल नाम की चीज को एक स्थापित कर दिया। कोई कहता है राजदंड है, कोई कहता है धर्मदंड है। और मोदी जी ने जब स्थापित किया तो उसमें आनंद भवन की कथा भी सुनाई। उसमें नेहरू जी ने कैसे वॉकिंग स्टिक का नाम दिया था, ये सब सुनाया, जो बाद में पता लग गया कि ये सब केवल झूठ था। नेहरू जी वो आनंद भवन में नहीं था। पहली चीज वो इलाहाबाद म्यूजियम में था। इलाहाबाद म्यूजियम जो है वो चंद्रशेखर पार्क में है, जो पुराना नाम अल्फ्रेड पार्क, आनंद भवन के सामने दूर है, लेकिन आनंद भवन और वो अलग अलग चीजें। दूसरा, वो छड़ी के रूप में जो इन्होंने कहा वो अपनी मनगढ़ंत एक व्याख्या थी। मैं शुरुआत प्रोफेसर अभय दुबे इसी से करना चाह रहा हूँ। जैसे वो है कि मोदी जी ने अपने मन की तो कर ली, लेकिन डाइल्यूशन तो कहीं ना कहीं दिखा। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने स्पेस शेयर किया। पूजा करते समय कम से कम बिरला जी को बगल में बिठा लिया, नहीं तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि मोदी जी पूजा करें और कोई बगल में बैठे। 21 पार्टीज ने उसका बहिष्कार किया। कुछ लोगों का कहना था कि ये बिल्कुल गलत बात थी, कुछ लोग कह रहे थे और क्या करते। एक आपकी टिप्पणी संसद भवन के ओपनिंग पे ले लेते हैं और फिर मुख्य बातें जो राहुल गांधी और महिला पहलवानों पे आ जाएंगे। देखिए ये प्रकरण घटित हो चुका है और इसके बारे में जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है वो अखबारों में फैली हुई है और न्यूज मीडिया में बताई जा चुकी है। तो उसको दोहराने की बजाय इसके साथ जो विचारधारात्मक तथ्य जुड़े हुए हैं उनका जिक्र हमें करना चाहिए। वो एक नई बात होगी। आज राम माधव ने, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भाजपा में भेजे गए एक नेता हैं और अक्सर अंग्रेजी के अखबारों में लिखते रहते हैं, यानी वो उनके बारे में माना जाता है कि वो भाजपा और संघ परिवार के एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक विशाल लेख लिखा है जिसका शीर्षक है धर्मो। इसके शीर्षक में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो शब्द है धर्मोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेसी और थियोक्रेसी की तर्ज पर उन्होंने एक शब्द बनाया है धर्मोक्रेसी। तो उनका कहना यह है कि जब भारत आजाद हुआ था तो संसद भवन के बाहर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, लेकिन संसद भवन के भीतर तो नेहरूवादी एलीट का, नेहरूवादी जो श्रेष्ठी वर्ग था, उसकी हुकूमत थी। अब मोदी जी ने सेंगोल की स्थापना करके एक धर्मोक्रेसी की स्थापना की है और उसमें जो लेख में चित्र छपा हुआ है उसमें सेंगोल का चित्र है और उसके ऊपर गांधी जी की ऐनक पहना दी गई है। जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने क्या किया है कि उसमें गांधी जी की उन्होंने मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये है इस पूरे प्रकरण का विचारधारात्मक सार पत्र। अगर मैं बढ़ा चढ़ा के इस लेख को बढ़ा चढ़ा के नहीं मान रहा हूं तो हम लोगों को देखना ही चाहिए कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के जरिए, मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी पहलकदमी के साथ में आखिरकार देश के सामने क्या पेश करना चाहता है, लोकतंत्र को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं वो। यानी लोकतंत्र को धर्मोक्रेसी, अब वो कह सकते हैं धर्मोक्रेसी का मतलब हुआ धर्म का राज्य। अच्छा, अब सवाल ये है कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से विद्वानों ने भी कह रखा है, खुद भाजपा भी इस बात को मानती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस बात को मानता है, खुद राम माधव भी इस बात को मानते होंगे कि धर्म जो है वो इस्लाम नाम के मजहब और क्रिश्चियनिटी नाम के मजहब से अलग तरह की चीज है। धर्म जो है वो सीधे सीधे उसका अनुवाद रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन जो है वो एक पश्चिमी शब्द है जिसमें जो अहले किताब धर्म है, यानी जो सेमेटिक श्यामी धर्म है, श्यामी धर्म उनके जरिए व्याख्यात होते हैं। भारत में जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है,
वो रिलीजन की श्रेणी में व्याख्यात नहीं होता है। हम लोग अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण और पश्चिमी सामाजिक सिद्धांत के प्रभाव के कारण इस प्रकार का गालमेल करते रहते हैं, लेकिन विद्वान इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं, और अभी से नहीं, पिछले 30-40 साल से स्पष्ट हैं कि धर्म और रिलीजन दो अलग अलग श्रेणियां हैं। तो रिलीजन के हिसाब से तो भारत फिर थियोक्रेसी हो जाएगा, यानी धर्मतंत्री, उसको फिर मैं गलत कह रहा हूं, है मतलब एक मजहब तंत्री राज्य हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक धर्मतंत्री राज्य है। जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, वैसे ही हम लोग, हमारे ऐसा व्यक्ति आग्रह करता है कि भाई जरा संविधान की किताब उठा लीजिए और जरा देख लीजिए संविधान की किताब में, उस किताब में जिसको मोदी जी ने 2014 में अपना एकमात्र धर्म ग्रंथ घोषित किया था। जब आप उसको धर्मोक्रेसी कह रहे हैं, तो उसको जो धर्म ग्रंथ घोषित किया था उसमें इस प्रकार की धर्मोक्रेसी के लिए क्या लिखा हुआ है? जब आप धर्मोक्रेसी कहते हैं तो सीधे सीधे ये हिंदू राष्ट्र का दूसरा नाम है, क्योंकि धर्म अपनी सभी बेहतर और स्वीकार योग्य परिभाषाओं में केवल हिंदुओं के लिए ही उपलब्ध है। केवल हिंदुओं के बीच ही उसका विकास हुआ है, सदियों से, सहस्राब्दियों से हिंदुओं के बीच ही विकास हुआ है। मुसलमान धर्म को धारण नहीं करते हैं, ईसाई धर्म को धारण नहीं करते हैं, वो अपने मजहब को, अपने रिलीजन को धारण करते हैं, अपने संप्रदाय को धारण करते हैं। तो जो चीज केवल हिंदुओं के लिए उपलब्ध है, अगर ये उसी का शासन है, तो ये हिंदू राष्ट्र का पर्यायवाची हो गया, हिंदू राष्ट्र का दूसरा नाम हो गया। आप इसको धर्मोक्रेसी कहेंगे तो आप एक तरह से हिंदू राष्ट्र कहने से जो विवाद पैदा होता है उससे आप बच जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेंगोल नाम का जो सोने से मढ़ा हुआ एक खूबसूरत दंड है, इसको जो लोकसभा अध्यक्ष के बगल में उसे स्थापित किया गया है, और उसके लिए एक पूरी एक कपोल कल्पना गढ़ी गई है। अभी मैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का एक वीडियो देख रहा था जो उन्होंने इसी विषय पर बनाया है। उनसे बड़ा संस्कृत का विद्वान इस वक्त इस देश में है नहीं कोई। उन्होंने संस्कृत साहित्य का कई खंडों में इतिहास लिखा है, और भारत में जितनी भी संस्कृत और उसके संस्कृत की जितनी संस्कृत बोलने वाले और संस्कृत के विद्वत समाज की जो गतिविधियां हैं, उसके वो हमेशा शीर्ष पर रहते हैं। और अपने उस वीडियो में राधा वल्लभ जी ने सुचिंतित रूप से बताया है कि शास्त्रों में और संस्कृत साहित्य में राज्याभिषेक करने की और सत्ता के हस्तांतरण की ऐसी कोई विधि नहीं लिखी हुई है जिसके अंदर सेंगोल या किसी किस्म के राजदंड को किसी पुरोहित द्वारा किसी राजा को देने का विधान हो। उन्होंने ऐत्रेय, ब्राह्मण और सभी के तमाम जिसमें तमाम विधियां लिखी हुई हैं, उन विधियों का उल्लेख करके बताया है कि संस्कृत नहीं, जो भारत की संस्कृत विद्वत्ता की परंपरा है, जो सहस्राब्दी परंपरा है, उसमें भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो सभी बातें कपोल कल्पित हैं, गढ़ी गई हैं, और वो हिंदू राष्ट्र को एक नया नाम देने का प्रपंच के अलावा ये कुछ भी नहीं है। जी जी प्रोफेसर, ये पहले ही जब आप अभी देखिए तो स्पष्ट हो गया था कि पहले से प्लान किया जा रहा था कि एक स्टोरी कैसे गढ़ी जाएगी इत्यादि। खैर, अब जरा आ जाते हैं हम लोग राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है, और जिस तरह से वो बेबाकी से बोल रहे हैं, और उन्होंने 2-3 चीजें, मैं इसलिए कहूं बहुत सी चीजें बोली हैं, लेकिन एक उन्होंने कहा कि मेरी जब सदस्यता खत्म हो गई तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। और मुझे ऐसा लगता है कि एक है ना कि उनको एक नया वो मिल गया है, स्वरूप मिल गया है, जहां से वो अपने को बेबाकी से बोल रहे हैं और हर विषय पे बोल रहे हैं, और वो एक तरह से बार वो चैलेंज कर रहे हैं। जी आनंद जी, कम्युनिस्ट राजनीति ने और कम्युनिस्ट जो विमर्श था उसने हम लोगों को एक शब्द दिया था, सर्वहारा जी, प्रोलेटेरियत। राहुल गांधी इस वक्त भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सर्वहारा हैं। उनसे सब चीज छीन ली गई है, वो सब कुछ हार चुके हैं। वो संसद में उनकी पार्टी बुरी तरह पराजित हो चुकी है, 2 लगातार चुनावों में पराजित हो चुकी है। बहुत कम संख्या है उनके सांसदों की, लगभग अपमानजनक स्थिति में उनके पास प्रमुख विपक्षी दल का भी अधिकार नहीं है। इसके बाद उनकी सांसदी भी छिन गई है। वो तकनीकी रूप से देखा जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, और उनका घर भी उनसे छीन लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल अपने आप को सर्वहारा की स्थिति में पाते हैं। और मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा कौन होता है? सर्वहारा वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता।
खोने के लिए सिर्फ अपनी बेड़ियां होती हैं, खोने के लिए सिर्फ अपनी पराजय होती है, और जीतने के लिए उसके पास पूरा संसार पड़ा होता है। अब ये राहुल गांधी घोषित या अघोषित रूप से उसी दिशा में जा रहे हैं और उसी तरह का आचरण कर रहे हैं कि उनके पास जीतने के लिए सब कुछ है, उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए उनकी साख में एक नया उछाल आया है, और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको कह सकता हूं। पहले जब कभी मैं राहुल गांधी के ऊपर कोई इंटरव्यू देता था, राहुल गांधी के ऊपर किसी चर्चा में भाग लेता था, तो उस चर्चा को देखने वालों की संख्या 5,000 6,000 के आसपास होती थी। आज जब मैं उस चर्चा में भाग लेता हूं तो 24 घंटे के अंदर वो संख्या 54,000 60,000 70,000 पे पहुंच जाती है। तो ये जो एक अद्भुत उछाल आया है, ये मेरे लिए भी कल्पनातीत था। मैं नहीं पहले से सोच पा रहा था कि इस तरह का राहुल गांधी में जो श्रोता वर्ग है हमारा, राहुल गांधी में उसकी दिलचस्पी इस तरीके से बढ़ेगी। तो राहुल गांधी को इससे एक कुछ नतीजे निकाल सकते हैं हम लोग। राहुल गांधी की बात पहले के मुकाबले लोग अधिक ध्यान से सुन रहे हैं, अधिक ध्यान से सुनने वालों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। यानी राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है, और ये CSDS का जो लोक नीति का सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण में भी इसके संकेत मिलते हैं। जाहिर है वो सर्वेक्षण ये नहीं कहता कि राहुल गांधी में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से भी आगे निकल गए हैं और वो आगे जाकर भाजपा को परास्त कर देंगे। ऐसे कोई नतीजे उससे नहीं निकाले जा सकते। ऐसे नतीजे अभी निकालना थोड़ा बचकानापन भी होगा। लेकिन राहुल गांधी ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आएगा, मेरा मानना है कि जब केवल 2 महीने रह जाएंगे लोकसभा चुनाव में, 2-2.5 महीने रह जाएंगे, उस समय अगर सर्वेक्षण किया जाए तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो तकरीबन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आसपास आ गई है। ऐसा मुझे अभी लग रहा है। मेरी जो छठी इंद्री है वो मुझे इस प्रकार का इशारा दे रही है कि मैं इस बात को यहां तक ले जाऊं। और इस तरह की बात कहने में हमेशा जोखिम होता है। हम और आप दोनों गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उस जोखिम को उठाते हुए मैं ये कह रहा हूं कि उनकी लोकप्रियता में जिस तरह इजाफा हुआ है और जिस तरह वो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि जनता मोदी के किसी विकल्प की तलाश कर रही है। देखिए, राहुल गांधी वही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की भाषा बदल गई है, उनकी शक्ल सूरत बदल गई है। उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा में अपनी छवि का पुनराविष्कार जरूर किया है, छवि को नए सिरे से उन्होंने गढ़ा जरूर है, ये श्रेय उनको जाता है। लेकिन जनता ने उनमें दिलचस्पी दिखाई। इसका मतलब जनता कहीं ना कहीं किसी को तलाश रही थी, और उस तलाश में उस तलाश में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो जनता जिनके ऊपर ध्यान दे रही है राष्ट्रीय स्तर पे। एक तो राहुल गांधी, दूसरे अरविंद केजरीवाल। वो भी बड़े पैमाने पर अपने आप को राष्ट्रीय मंच पे पेश कर रहे हैं। उनके आप ट्वीट्स देखें या वो कोशिश उनकी पूरी है। और वो एकमात्र ऐसा गैर भाजपा दल है कांग्रेस के बाद में जिसका 1 से ज्यादा प्रांतों में जिसकी हुकूमत भी है, और वो अन्य प्रांतों में अपना विस्तार भी करना चाहते हैं। तो जनता, मेरा कहने का मतलब ये, जनता विकल्प की तलाश कर रही है, और उस विकल्प की तलाश में जनता की निगाह राहुल गांधी पर काफी गहराई से टिक चुकी है। अब ये राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी गतिविधियों को इस तरह से चलाएं, विपक्षी एकता के मसले को इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि जनता की जो उनसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर वो खरे उतर सकें। राहुल गांधी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और उनके समर्थकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में अगर 1 वोट भाजपा को मिलता है, हिंदू वोट, तो 1 हिंदू वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है। लेकिन वो खिलाफ पड़ा हुआ वोट बिखर जाता है, भाजपा को जो वोट मिलता है वो एक ही बना रहता है। तो उस बिखरे हुए वोट को जितना कम बिखरने देंगे राहुल गांधी, उतना ही वो भाजपा को टक्कर दे पाएंगे उसके प्रभाव क्षेत्र में। अब दक्षिण भारत में भाजपा को टक्कर देना आसान है, जहां तक मैं मानता हूं कि पूर्वी भारत में भी भाजपा का विस्तार हुआ है, लेकिन वहां भी भाजपा को टक्कर कई तरीके से दी जा सकती है। लेकिन जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है, यानी उत्तर भारत और पश्चिम भारत और मध्य भारत, इन 3 इलाकों में अगर भाजपा को वो टक्कर दे पाए राहुल गांधी, और उसके लिए उन्हें जो विपक्षी राजनीति करनी पड़ेगी, वो उसके संकेत अभी कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि बिहार में जो एक जलसा होने वाला है, जिसके पीछे ममता बनर्जी की प्रेरणाएं हैं, उसमें कांग्रेस भाग लेगी। उसमें कांग्रेस की नुमाइंदगी कौन करेगा ये अभी तय नहीं किया है उन्होंने। उसमें खड़गे साहब जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, या कोई और जाएगा, या दोनों जाएंगे। ठीक था जी। मैं एक चीज और मैं आपसे,
मुझे एक चीज ये लगी, मैं नेशनल उनकी जो नेशनल प्रेस क्लब वाली वो देख रहा था, मुझे प्रो साहब ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने एक चीज तो चेंज की है। राहुल गांधी का कंटेंट वही है, लेकिन जो पहले एंग्री यंग मैन जरा बढ़ चढ़ा के बोलने का था, वो अब थोड़ा आराम से नपे तुले शब्द बोल रहे हैं, लंबा नहीं बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा वो किसी क्वेश्चन को डक नहीं कर रहे हैं। कल उनको उनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे गए, उनसे चीन पूछा गया, उनसे रशिया पूछा गया, उनसे मुस्लिम लीग पूछा गया, उनसे बहुत बहुत अनकंफर्टेबल, लेकिन वो हर क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक से एक उसका उचित आंसर दे रहे हैं, और जो डक नहीं कर रहे हैं, तो उससे उनकी क्लैरिटी भी समझ में आ रही कि हर विषय पे एक क्लियर है दिमाग की क्या करना है। नहीं, ये तो खैर आपकी बात सही है। देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्तागण हैं, मेरी सबसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत होती रहती है, वो खुद भी फोन करते हैं, मैं भी कभी कभी फोन पे बात कर लेता हूँ। मेरी भाजपा के प्रवक्ताओं से भी बात होती है, वो भी हमारे मित्र हैं, और अन्य पार्टियों के लोग तो मुझे जानते ही हैं। हम लोग टीवी पे एक ही स्पेस साझा करते रहे हैं, और टीवी पे बीच में जो ब्रेक होता है, चाय पानी होता है, उसमें हम लोग बहुत सी राजनीतिक बातें करते हैं, और पहले भी करते रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता का मानना यह है कि वो ये मानते हैं कि कांग्रेस अकेले पूरे दम पर भाजपा को नहीं हरा सकती, और इस बात को सब लोग जानते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि कांग्रेस की इस बार शायद 150 के करीब सीटें आ जाएंगी, ऐसा वो अंदाज लगा रहे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस का जो मौजूदा 2 चुनाव में प्रदर्शन रहा है, उसमें 150 सीटें बहुत बड़ी बात है। 150 सीटें तो कांग्रेस के पास तभी आ पाएंगी जबकि कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को इस बात के लिए मना ले कि वो कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए अपने उम्मीदवार न खड़े करें। अगर वो कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, तो शर्त तो ये भी होगी ना, कांग्रेस उनका खेल खराब करने के लिए अपने उम्मीदवार न खड़े करे। जी जी, यहीं पे आता है ममता बनर्जी का जो फार्मूला जो उन्होंने कर्नाटक चुनाव के बाद दिया है। इस फार्मूले पर मोटे तौर पे नीतीश भी सहमत है, इस फार्मूले पर केजरीवाल भी सहमत है, इस फार्मूले पर अन्य विपक्षी पार्टियां भी सहमत है। गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस को तय करना है कि अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर, जहां पे कांग्रेस भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी है, उससे बाहर जो इलाके हैं, जो बड़े बड़े इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस की चुनाव लड़ने की नीति क्या होगी। कांग्रेस को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में वो कैसे चुनाव लड़ेगी। बिहार में नहीं तय करना है, बिहार में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहीं है, लेकिन ऐसा संयोग हुआ है कि बिहार में एक बहुत ही आदर्श विपक्षी गठजोड़ बन गया है। आज संजय कुमार ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है इसके ऊपर, हमारे मित्र संजय कुमार ने। इसमें उन्होंने कहा है कि इतना बढ़िया विपक्षी गठजोड़ है कि भाजपा के पास केवल कोयरी जात के लोगों को गोलबंद करना, यानी अपना जो मौजूदा उनका जनाधार है ऊंची जातियों का, उसमें कोयरी जात के लोगों को और कुछ ओबीसी, निचली ओबीसी जातियों को गोलबंद करने के अलावा भाजपा के पास ज्यादा कुछ मतदाता वहां बचे नहीं है। इतना शक्तिशाली गठजोड़ उनके खिलाफ है। तो ये जो परिस्थिति है, अब जो 17% मुसलमान, 16% यादव, 4-5% को कुर्मी, नीतीश कुमार की जात के लोग, और फिर ये इन सब मिला के एक बहुत ताकतवर गठजोड़ भाजपा के खिलाफ वहां पर जमा हो जाता है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में और दूसरे इलाकों में, जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस उड़ीसा में क्या करेगी, कांग्रेस और दूसरे राज्यों में क्या करेगी जहां वो मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। कांग्रेस को यह तय करना है। कांग्रेस अगर ये, दिल्ली में कांग्रेस क्या करेगी, अगर कांग्रेस ये तय कर ले, पंजाब में कांग्रेस क्या करेगी, अगर कांग्रेस ये तय कर ले और यहां पे उन पार्टियों के साथ में एक समझदारी, एडजस्टमेंट, एक समायोजन निकाल ले, तो समझ लीजिए वो लड़ाई 50-50% तो चुनाव पर्चा भरने से पहले ही जीत लेगी। जी प्रताप, मैं चूंकि आपने वो कर दिया, मेरे मन में लालच आ गया, मैं उस लालच के तहत कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अपना लेख, क्या बोलेंगे, वो जो फ्रंट पेज पे ही निकालते हैं, वो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने 190 सीट पे थी 2019 में। 15 सीट कांग्रेस जीती थी, 175 सीट बीजेपी जीती थी। बीजेपी और अन्य पार्टी आमने सामने, मतलब फर्स्ट या सेकंड, जब मैं आमने सामने बोल रहा हूं तो बीजेपी या तो फर्स्ट या सेकंड है, वो 185 सीट पे थी, और वहां पे बीजेपी ने कुछ 127 या कितनी सीटें जीती, 57 इन्होंने जीती। कुल बीजेपी फर्स्ट या सेकंड देश में 375 जगहों पे रही है। उस 375 में 303 सीट जीती है और 72 सीट पे सेकंड रही है। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं,
ये जो 375 सीट है, अगर आप देखिए तो कायदे से कांग्रेस की परीक्षा है। कांग्रेस को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की जो 4-6 स्टेट हैं, 5 स्टेट जो कांग्रेस रूल्ड हैं या रूल्ड थे, वहां पे कांग्रेस, क्योंकि अदरवाइज वहां कांग्रेस का सफाया है भाई। वहां कांग्रेस 26 में 26, 28 में 25, 29 में 28, इस तरह से। तो मुझे लगता है चैलेंज तो अभी भी कांग्रेस के सामने बड़ा है। नहीं नहीं, आप मेरी ही बात को एक दूसरे, आपने मेरी बात पे एक दूसरे तरह की रोशनी डाली है, जिससे मुझे एक बात मौका कहना। देखिए, बजाय इसके कि कांग्रेस इसमें अपना दिमाग खर्च करे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कैसे वो उम्मीदवार खड़ा करे या उड़ीसा में कैसे उम्मीदवार खड़ा करे, उसे इन 175 सीटों में, जहां पर वो उसका पूरी तरह सफाया हो गया था, जहां पे कांग्रेस चाहे तो वहां पे 100-125 सीटें जीत सकती है, ठीक से अपना प्रदर्शन करे, क्योंकि वो उस कांग्रेस के प्रमुख इलाके हैं। तो यहां पे अगर कांग्रेस अपना फोकस करेगी तो कांग्रेस को ज्यादा लाभ होगा, बजाय इसके कि वो उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि वो लालू यादव से और नीतीश कुमार से बिहार में बहुत ज्यादा उम्मीदवारों की मांग करने लगे और उससे वहां पे उनके गठजोड़ में बेचैनियां पैदा हो। ये देखना है। देखिए, जो 4 सदस्यीय आला कमान है कांग्रेस का, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन चारों को ये तय करना है कि हम कहां ज्यादा जोर मारेंगे और कहां हम जो हमारे दोस्त दल हैं उनके ऊपर छोड़ देंगे। और जब तक वही सोचते रहेंगे कि राज्य की राजनीति में हमारा किनसे मुकाबला है, उससे अपनी लोकसभा की नीति को प्रभावित करते रहेंगे, उस समय तक उनकी कभी भी भाजपा विरोधी एकता का सपना साकार नहीं होगा। जी जी, मैं प्रो साहब, क्योंकि एक अब बात हम उस पर कर लें, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेंगे तो पत्रकारिता धर्म, इंसानियत का धर्म, किसी तरह के धर्म से हम लोग वो होंगे। ये महिला पहलवानों का जो मामला है, मुझे अभी मतलब ये एफआईआर हो गई, 28 अप्रैल को एफआईआर हो गई, लोगों के बयान दर्ज हो गए, साफ साफ आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ऐसी कौन सी दिक्कत है कि वो बीजेपी अभी भी उसमें एक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को रोक रही है? और वो रोक इसलिए रही, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम का मतलब अमित शाह साहब। ये साफ साफ बीजेपी का नेतृत्व अभी ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। कुछ मुझे लगता है कि ये भाजपा जो है वो ये कर तो रही है, और इसके पीछे एक भावना है, अघोषित भावना ये है कि भाजपा के किसी व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन होगा, कोई मांग की जाएगी तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। ये बहुत शुरू से इन लोगों की जिद है। इसके उदाहरण भी मैं दे चुका हूं, चाहे वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में चला आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, वो बहुत आखिर तक उस बात को खींचते हैं। वो आसानी से कोई आंदोलन के नाम पे कोई की जाने वाली मांग को नहीं मानते। एक तो उसके पीछे ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण उत्तर प्रदेश की अपनी स्थानीय राजनीति वगैरह हो सकती है। वो किस हद तक हो सकती है उसको मुझसे ज्यादा अच्छा आप समझते हैं, अभी उस पर अलग से चर्चा करने का विषय है। और तीसरा कारण यह है कि एक बार पार्टी जो फैसला ले लेती है कि हमें किसी मसले को इस तरीके से निपटना है, फिर वो धीरे धीरे अपने ही चक्र में फंसती चली जाती है। जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उन्होंने शुरू में स्वीकार नहीं किया, इनकी मांग नहीं मानेंगे, फिर वो मामला खिंचता चला गया। अब आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है कि अखबारों में बड़े बड़े एक एक पेज की खबरें छप रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो है वो मॉलेस्टेशन के और यौन उत्पीड़न के क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों को अखबारों ने पीले पीले रंग से हाईलाइट करके छापा है। उसके बाद भारत की 1983 की क्रिकेट की विश्व विजेता टीम के सारे सदस्यों ने इसके खिलाफ बयान जारी कर दिया है। अभिनव बिंद्रा जो भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, उन्होंने इसके खिलाफ बयान जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की एक जो पंकजा मुंडे के साथ की जो महिला एमपी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बयान जारी कर दिया है। हरियाणा में पहले ही दुष्यंत चौटाला द्वारा और अनिल विज द्वारा भी पहलवानों का समर्थन किया जा चुका है। तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें बहुत माहौल बन रहा है और इस वक्त माहौल अपने शिखर पे है। आज ईदे चौधरी ने एक लेख लिखा है। ईदे चौधरी ने अपने लेख में लिखा है कि भाजपा केवल एक ही बात नहीं देख रही है कि हर व्यक्ति इस मामले में एक्शन चाहता है और गिरफ्तारी चाहता है। जी ये अब मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में काफी कुछ कम समय रह गया है।
आज अनुराग ठाकुर का ये भी एक बयान आया है कि जल्दी ही उसके बारे में शायद चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, या तो वो गिरफ्तार होंगे या ये जाके सरेंडर करेंगे। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक और, वो नीरज, हिंदुस्तान ने अभी तक ओलंपिक में 1900 से, मतलब 1900 से अभी तक 125 साल के सफर में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 हॉकी में जीते हैं, 2 केवल गोल्ड मेडल और जीते हैं, एक नीरज चोपड़ा और एक अभिनव बिंद्रा। और नीरज चोपड़ा ने भी इसमें पहलवानों के साथ, हाँ जी, उन्होंने भी आके पहलवान के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं ये बात आपसे एक नया एंगल और आ रहा है, और वो थोड़ा शर्मनाक एंगल है। वो एंगल आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के कहने पे 5 जून को, और 5 जून को उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि जेपी का वो दिन था जब जेपी ने आह्वान किया था, वो 5 जून को अयोध्या में संतों का एक समागम कर रहे थे, जो हालांकि हाँ, लेकिन उसमें यह था कि पॉक्सो को चेंज किया जाए, और उसमें तरह तरह की वो थी कि वो जो है वो प्रतिष्ठित लोगों के अगेंस्ट किया जाता है, और हिंदू धर्म में तो सिर पे हाथ रख के टच करके आशीर्वाद देने की परंपरा। आसाराम बापू भी अपनी तरह से जस्टिफाई थे। ये सारा का सारा प्रपंच है। अभी एक ओटीटी पर, शायद ओटीटी पर एक फिल्म चल रही है, इसमें मनोज वाजपेयी उसमें नायक हैं। बहुत अच्छी। हाँ, शीर्षक है एक ही बंदा था, एक ही बंदा काफी था, ये शीर्षक है। वो आसाराम बापू के प्रकरण के ऊपर है, पूरी तरीके से उसी प्रकरण के ऊपर है। और तो ये सब मामले जनता के बीच में, ये बहुत ही इन सब की बड़ी कुख्याति है, और ये सब करके वो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और भाजपा की अब समझ में आने लगा है, भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उसने से कहा एक तो बयानबाजी अपनी बंद कीजिए आप, दूसरी ये रैली आप अपनी रद्द कीजिए, तो दोनों काम उन्होंने से करा दिए हैं। अब वो चार्जशीट दाखिल होगी, मुझे लगता नहीं है कि, मेरे ख्याल से हो सकता है कि हफ्ते भर में ही इसके नतीजे सामने आ जाएंगे जी, क्योंकि वो कल अनुराग ठाकुर ने नाविका कुमार के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, लेकिन वो भी जैसे इन लोगों में एक दिक्कत क्या है कि खुले हृदय से वहां अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अरे 7 साल पुराना मामला क्यों किया। अरे भाई 7 साल मामला पुराना, तुम्हारे मोदी जी से जाके लड़कियां कहीं तो थी, मोदी जी उसके ऊपर बैठे हुए थे, तुम उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा, ये जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं तो कहता हूं कि अगर ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिखी जाती, या आपके खिलाफ लिखी जाती, या किसी और के खिलाफ लिखी जाती, तो अभी हम लोग जेल से होकर अपनी जमानत, जेल में बैठे होते और अपनी जमानत करवाने की कोशिश कर रहे होते। यही सलूक बृजभूषण शरण सिंह के साथ किया जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया गया? असली सवाल तो ये है। केवल भाजपा का एमपी होने की वजह से उनमें सुरखाब के पर तो ना लग जाते हैं। एक चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, एक अजीब सा मैंने वीडियो देखा, मुझे समझ रहा, मीनाक्षी लेखी जी जो सेंटर में मंत्री हैं, वो पत्रकार के क्वेश्चन से बचने के लिए, वो यंग बहुत बच्ची से ये पत्रकार थी, कोई ऐसा भी नहीं कि उनको घेर, जो जिस तरह से भागी हैं, तो क्या ये आने वाला समय का उन्होंने एक नमूना पेश किया है कि बीजेपी के लिए प्रश्नों के जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि वो भाग रही थी। एक प्रवक्ता न्यूज़ 24 से उठ के जा चुके हैं। मीनाक्षी लेखी का भी आपने एक उदाहरण दिया, उसके बाद में कई बार उसमें संसद में एकाधिक वक्ता जो है वो स्मृति ईरानी को चुनौती दे चुके हैं कि भाई अब तो मोदी जी को चूड़ियां पहना ही दो, जो पहले आप चूड़ियां भेजने की बात करती थी, और जो आप सिर पे सिलेंडर उठा के जो आप जो डांस करती थी उसका क्या हुआ है। तो वो भाजपा ने जो खुद किया है वो उनके सामने आ रहा है, और ये समस्या सबके साथ होती है, कुछ ना कुछ उनको यथार्थ का दर्शन इस प्रकार करवाया जाता है। भाजपा जिस तरीके से अपने विरोधियों के साथ सलूक कर रही है, जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को छोड़ रखा है, मैंने अभी नहीं, काफी पहले और उसके बाद में कई बार भाजपा के अपने साथी प्रवक्ताओं से ये कहा है कि जिस डंडे से आप लोगों को पीट रहे, जब वक्त आएगा तो ये डंडा आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्यों आपने नजीर बना दिए ना कि ऐसा ऐसा सत्ता में रहने पर किया जा सकता है। तो कुछ लोग हो सकता है कि इसी नजीर पे चले, तो आपके लिए बहुत मुश्किलें होंगी। तो वो तो आप, ये तो वक्त की बात है, राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अभय बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।